गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? तो उन्होंने किया है बेंगलुरु में। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु के बारे में आप सभी को पता है, ये किसकी राजधानी है? कलकत्ता की राजधानी है, कैपिटल है। किसकी? कलकत्ता की राजधानी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसी में देखेंगे और क्वेश्चन इसी से संबंधित कि कितने मंजिल उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया, यानी जो परिसर है वो कितने मंजिल है जिसका उद्घाटन किया है? तो वो है 7 मंजिल। कितने मंजिल? 7 मंजिल जो उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर है उसका उद्घाटन किया है। कितने मंजिल? 7 मंजिल। 7 मंजिल। नेक्स्ट आ जाता है कि किसके प्रयोगशाला में किया है? तो किसकी प्रयोगशाला में किया है? डीआरडीओ की प्रयोगशाला में किया है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की अगर स्थापना की बात करें तो डीआरडीओ के बारे में आप सभी को पता है कि जो डीआरडीओ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो सतीश रेड्डी है। कौन है? सतीश रेड्डी को डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर मुख्यालय की बात करें तो जो डीआरडीओ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला में की गई थी ये? तो ये की गई थी वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। कौन सी प्रयोगशाला है? वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में, विकास प्रयोगशाला में की गई थी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप सभी को पता ही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष वर्तमान में सतीश रेड्डी है और मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में राजेश गोपीनाथ को आईआईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कितने वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से। कितने वर्षों के लिए किया है? ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 8 वर्ष के लिए। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? जो राजेश गोपीनाथ है उन्हें आईआईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीसीएस बोलते हैं। टीसीएस बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। अगर बात की जाए कि जो राजेश गोपीनाथ है ने कितने वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो 5 वर्षों के लिए किया है। इससे ये इन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया है, यानी टीसीएस का जो एमडी और सीईओ है वो इन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया है। दूसरी बार नियुक्त किया गया है। पहले कब किया गया था? इसी में ही टीसीएस का जो सीईओ था इन्हें 2017 में पहली बार किया गया था। और अब कब किया गया है? 2022 में नियुक्त किया गया है 5 वर्ष के लिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे कि राजेश गोपीनाथ का टीसीएस में कौन सा कार्यकाल है? मैंने अभी बताया आपको कौन सा कार्यकाल है। दूसरा कार्यकाल है, यानी इन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया है। पहले कब किया गया था? 2017 में किया गया था। अभी कौन सा कार्यकाल है? दूसरा।
पहले किया गया था, 2017 में इन्हें नियुक्त किया गया था। अगर टीसीएस की स्थापना की बात की जाए तो जो टीसीएस की स्थापना है वो कब हुई थी? 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी। बात आ जाती है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अगर बात करें चेयरमैन की कि टीसीएस के चेयरमैन का नाम क्या है, तो आपने अभी पिछले जो क्वेश्चन आए थे उसमें सुना था साइरस मिस्त्री। क्या है? साइरस मिस्त्री इसके चेयरमैन हो जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में चलेंगे नेक्स्ट। कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक है उनका नाम क्या है? टीसीएस के जो मुख्य कार्यकारी प्रबंध निदेशक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है चंद्रशेखर राव। क्या है उनका नाम? चंद्रशेखर राव। नटराजन भी लगा लेंगे, नटराजन चंद्रशेखर राव उनका नाम है। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे। कौन है? अमित शाह के पुत्र है जय शाह। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए? बताएंगे फटाफट से। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए एशियाई क्रिकेट परिषद की, चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें कि जय शाह कब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है, बताइए कब से है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष? तो 2019 से। कब से है? 2019 से ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगर बात की जाए कि जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, इधर लिख देते हैं, 13 सितंबर 1983 को। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय हो जाता है कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका में। कोलंबो क्या है? श्रीलंका की पूर्व राजधानी, श्रीलंका। अगर श्रीलंका की वर्तमान राजधानी की बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे कि वर्तमान में जो राजधानी है श्रीलंका की वो क्या है, और ये थी पुरानी राजधानी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, एशियाई क्रिकेट परिषद जो है उसके अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम क्या है? शहरयार खान। क्या है उनका नाम? शहरयार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम में कितनी बार एशिया कप जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार एशिया कप जीता है? तो 8 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि एशियाई कप 2022 कब खेला जाएगा? तो ये कब खेला जाएगा? 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। सही से लिख देती हूँ, 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। अगर बात करें एशियाई कप 2022 में कौन कौन सा देश शामिल होगा, तो भारत होगा, बांग्लादेश होगा, दूसरा कौन होगा? श्रीलंका होगा, और पाकिस्तान।
अगर बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका ने कितनी बार जीता है? 5 बार। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2 बार। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। जो जय शाह है वो कब से क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है? 2019 से है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1983, 13 सितंबर 1983 को हुई थी। मुख्यालय कोलंबो में हो जाता है श्रीलंका में। अध्यक्ष शहरयार खान हो जाते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम में कितनी बार एशिया कप जीता है? 8 बार जीता है। और एशियाई कप 2022 कब खेला जाएगा? तो 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। और एशियाई कप 2022 में कौन कौन सी टीम हिस्सा लेगी? तो श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में कंपनियों के लिए डेब्ट फाइनेंसिंग को इक्विटी शेयरों में बदलने की समय सीमा को सरकार ने कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? बताएंगे फटाफट से कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए है 15 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 10 वर्ष। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है कि जो कंपनियों के लिए डेब्ट फाइनेंसिंग इक्विटी शेयर है, शेयरों में बदलने की जो समय सीमा है उसे सरकार ने कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उसे बढ़ा दिया है 10 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या हुआ? चलिए कि हाल ही में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कोचों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताएंगे फटाफट से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है हमारा हैदराबाद भारतीय रेल परिवहन के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा, भारतीय परिवहन निगम के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया गया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? एनसीआर वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच, इनके बीच जो ये काम करने वाली जो संस्था है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम है, यह क्या है? केंद्र सरकार और जो भाग लेने वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इनके बीच एक क्या है? संयुक्त साझेदारी संस्था है। क्या है? संयुक्त साझेदारी संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो मैंने अभी बताया आपको कि वो परिवहन निगम, केंद्र सरकार और भाग लेने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राजधानी दिल्ली के बीच एक संयुक्त साझेदारी संस्था है। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? NCRTC कहा जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या कहेंगे? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। क्या कहेंगे? कारपोरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सुरेश रैना को, सुनील गावस्कर को, MS धोनी को या सचिन तेंदुलकर को? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है सुरेश रैना, यानी सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार किससे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर सुरेश रैना की बात करें तो जो सुरेश रैना है उनको कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया? कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उन्हें नामांकित किया गया? तो उन्हें 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ क्या किया गया? नामांकित किया गया। 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ।
चलिए नेक्स्ट क्या है इसी में क्वेश्चन कि 2020 कैरियर में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो सुरेश रैना बने। कौन बने, सुरेश रैना। ये इसमें 2020 छोड़ दिया है, 2020, ये 2020 है, 2020 नहीं है, ठीक है। क्या है ये, 2020 कैरियर में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो सुरेश रैना पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का जो आयोजन है वो किस दिन किया गया था, तो ये किया गया था 17 मार्च को। 17 मार्च 2022 को ये आयोजन किया गया था, यानी जो अवार्ड दिए गए थे वो कब दिए गए थे, 17 मार्च 2022 को दिए गए थे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। बताइए फटाफट से, देश की पहली विधानसभा पेपरलेस विधानसभा कौन सी बन गई है। मणिपुर विधानसभा, नागालैंड विधानसभा, त्रिपुरा विधानसभा या असम विधानसभा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, नागालैंड विधानसभा बन गई है। अगर बात की जाए ई कैबिनेट प्रणाली की कि सबसे पहली ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य में लागू की गई, तो आंसर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर की गई, हिमाचल प्रदेश में। और अगर पेपरलेस विधानसभा कहाँ पर की गई, तो ये नागालैंड में की गई। और ई कैबिनेट प्रणाली पेपरलेस, ये भी पेपरलेस ही है। ई कैबिनेट प्रणाली जो सबसे पहले की शुरुआत की गई वो कहाँ पर की गई, हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पर की गई, विधानसभा पेपरलेस जो विधानसभा बन गई है वो नागालैंड की विधानसभा बन गई है, ठीक है। इसी में चलेंगे आगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, तो ये जो नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन है ये भी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है, नागालैंड बना है। नागालैंड ने ही इस एप्लीकेशन को भी लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जो पेपरलेस विधानसभा है उसे भी लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करें नागालैंड की राजधानी की, कैपिटल की, तो नागालैंड की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है कोहिमा। क्या हो जाती है, कोहिमा यहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। 1963 1963 को स्थापना हुई थी। अगर नागालैंड के राज्यपाल की, गवर्नर की बात की जाए तो उनका नाम, पीएम की यानी राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है, वहाँ के जगदीश मुखी है। कौन है, जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। क्या है, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो अगर नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो कोहिमा, स्थापना 1 दिसंबर 1963 1963 में हुई थी। गवर्नर जगदीश मुखी है और सीएम कौन है, नेफ्यू रियो है। और नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य भी नागालैंड ही है और पेपरलेस विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य भी नागालैंड ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में भारतीय क्यूस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई शो यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीताराम को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। यह कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। बीजिंग में, टोक्यो में, बारबाडोस में या दोहा में। ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये कतर के दोहा में आयोजित किया गया। कहाँ पर, कतर के दोहा में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन नाटो किस देश में कर रहा है, बताएंगे फटाफट से। किस देश में कर रहा है, ऑप्शन ए है नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में या यूएसए में। तो ये कर रहा है नॉर्वे में। कहाँ पर कर रहा है, नॉर्वे में। अगर नॉर्वे की कैपिटल की बात की जाए तो नॉर्वे की कैपिटल क्या हो जाती है, राजधानी क्या हो जाती है, ओस्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, ओस्लो यहाँ की राजधानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है
चलिए नॉर्वे के बारे में और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो नॉर्वे की राजधानी है वो तो मैंने आपको बताई दी, क्या हो जाती है, ओस्लो। और अगर बात की जाए वहाँ की पीएम की, वहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पीएम का नाम क्या है, तो उनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग वहाँ के पीएम का नाम है। और अगर भाषा की बात करें, राजभाषा क्या है वहाँ की, तो वहाँ की भाषा हो जाती है नॉर्वेजियन। क्या हो जाती है, नॉर्वेजियन वहाँ की भाषा हो जाती है। और राजधानी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है ओस्लो। क्या हो जाती है, ओस्लो यहाँ की राजधानी हो जाती है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो क्या हो जाती है, बर्न यहाँ की राजधानी हो जाती है। और यूएसए की बात करें तो यहाँ की वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाती है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। बताएंगे फटाफट से कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है 8वां, 5वां, तीसरा या 7वां। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो अब की बार जो संस्करण आयोजित किया गया है वो 5वें नंबर का किया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाता है हमारा कल का इतिहास का प्रश्न, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन थे, कौन कौन से ऑप्शन थे, ऑप्शन थे राखालदास बनर्जी, BS थापर, या और तीसरा ऑप्शन था दयाराम साहनी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, जो हड़प्पा की खोज की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। क्या हो जाता है, दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज की पुस्तक। एक पुस्तक भी हम रोज लेके आएंगे, यानी एक पुस्तक का नाम हमें डेली याद करना है। तो जो आज की पुस्तक है जो आपको याद करनी है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम क्लास की शुरुआत में लिया जाएगा, और नहीं देगा तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पुस्तक है हमारी वो है पथ के साथी। पथ के साथी जो है वो किसने लिखी है, इसके राइटर का नाम बताना है। और आज का इतिहास का प्रश्न क्या है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो कल फिर मैं इनके आंसर आपको कल की क्लास में दूंगी। पथ के साथी जो है उसके लेखक कौन है, किसने लिखी है, और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में आपको बताना है, उनका नाम बताना है। इसके बाद एक बार कल का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि 21 मार्च को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो क्लास हमारी रिवाइज होती रहेगी, तो सारी चीज़ें याद रहेगी। तो जो 21 मार्च है उसको विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस। तो इसका आंसर हो जाता है सभी के रूप में, विश्व कविता दिवस के रूप में भी, विश्व कठपुतली दिवस के रूप में भी। तो 21 मार्च को बहुत सारे दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में RBI इनोवेशन हब और किस IIT संस्थान ने बूस्ट फिटनेस स्टार्टअप्स के साथ टाइप किया है। तो आंसर क्या था, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो बताएंगे फटाफट से कौन सा बन गया है, कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ ने अपना CEO किसे नियुक्त करने की घोषणा की है, विजय कुमार, प्रशांत झावेरी, डॉक्टर जसपाल यादव, संदीप शुक्ला। तो प्रशांत झावेरी को अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है फ्लिपकार्ट हेल्थ ने। अब क्या होगा कि ये ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई भी करेंगे, यानी घर घर ऑनलाइन दवाई पहुंचाने की कार्य जो होगा वो किसका होगा, फ्लिपकार्ट हेल्थ का होगा। हाल ही में किस भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो हैदराबाद ने की है।
नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वह सौर भौतिकी से जुड़े हुए थे। ये कल के क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो फटाफट से आप इनका आंसर देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कौन सा किया गया था? 36वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 में कौन से स्थान पर रही? तो 56वें स्थान पर रही। कौन से स्थान पर? 56वें स्थान पर। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिशन इंद्रधनुष की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ओडिशा बन गया है। अगर ओडिशा की कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाती है? ओडिशा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और जो आज के क्वेश्चन है, आज की पुस्तक पथ के साथी और आज़ादी के समय कौन थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था? तो आप लोग ये दोनों आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका आंसर लिखकर। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर क्लास में आपको कुछ कमी लगती है कि क्लास में कुछ ना कुछ कमी है, कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी पूरी बात मानी जाएगी, क्लास में और इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।